स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं साइंस 2 से। देखते हैं बच्चों। यस बच्चों, थोड़ा सा मोबाइल को हॉरिजॉन्टल वे में ले लो बच्चों। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। आज हमारा यह टॉपिक है पार्ट 3। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया ये चैप्टर, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन, प्रजनन और आधुनिक तकनीकी, लैंगिक स्वास्थ्य और जनसंख्या विस्फोट, ये हमारा चैप्टर का टॉपिक है। इसमें से आज हम पढ़ेंगे बच्चों लैंगिक प्रजनन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं लैंगिक प्रजनन में। बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं मनुष्य में लैंगिक प्रजनन। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ, प्रजनन क्या होता है। प्रजनन मतलब होता है अपने जैसे ही सजीव की उत्पत्ति करना। जिस तरह हमारे जीवन में सब चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ हमारे जीवन में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, रक्त 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 संचरण, ये सभी प्रत्येक सजीव के लिए आवश्यक है। उसी तरह प्रजनन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जिस तरह हमें अपने सजीव अपनी जाति समूह को बढ़ाने के लिए क्या करता है, संख्या बढ़ाने के लिए, उसे अपने अस्तित्व में बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। प्रजनन क्या होता है बच्चों? एक ही सजीव से उस प्रजाति के नए सजीव बनने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। तो बच्चों मेरा आज का टॉपिक है मनुष्य में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है बच्चों? जैसा कि हमने आपको पहले बोल दिया है, एक होता है अलैंगिक और एक होता है बच्चों लैंगिक। अलैंगिक मतलब होता है जिसमें एक जीव होता है, एक जीव की वजह से। और लैंगिक प्रजनन क्या होता है बच्चों? लैंगिक प्रजनन होता है नर और मादा के युग्मक की सहायता से होने वाले प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है। लैंगिक प्रजनन की दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं। एक है बच्चों युग्मक का निर्माण और दूसरा है निषेचन। बच्चों अब हम देख रहे हैं, आकृति आप ध्यान से देखिए बच्चों, उसमें लिखा गया मनुष्य में लैंगिक प्रजनन। तो देख सकते हैं बच्चों, ये मनुष्य में लैंगिक प्रजनन का संस्थान की आकृति दिख रही है आपको। उसमें मूत्राशय है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि बच्चों, शुक्र नलिका, मूत्र जनन वाहिनी, अर्धविसरण, विसरण कोश, सकलन वाहिनी और विसरण। तो बच्चों ये है मनुष्य में लैंगिक प्रजनन। तो बच्चों किस तरह प्रजनन होता है देख सकते हैं आप बच्चों आगे। मानवीय पुरुष सर धीरज सर, धीरज सर, यस सर जो ये स्लाइड है ना वो खड़ा दिख रहा है सर। सर उसको हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल करने पर नहीं वो सही से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सेटिंग कर दीजिए। आपका रोटेशन मोड ऑन नहीं है लगता है, या जो भी है। अच्छा सर एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। पीपीटी शेयरिंग बंद करके वापस चालू कीजिए सर। ओके सर मैं देख लेता हूँ। अभी बराबर है सर? नहीं सर, अब बराबर है? नहीं सर, ऑटो रोटेशन बंद तो नहीं है आपका? ऑटो रोटेशन बंद कर दूं मैं? नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। ऑटो रोटेशन तो चालू है सर मेरा, मैंने ऑटो रोटेशन चालू रखा है। हाँ चालू है सर ऑटो रोटेशन। कुछ तो प्रॉब्लम है सर, एक सेकंड नहीं हो रहा है वो। आपका पीडीएफ है ना, वो पीपीटी होता तो प्ले होता था। यस सर पीडीएफ है। अभी सर? यस सर अभी हो रहा है सर। नहीं वैसे ही दिख रहा है, वर्टिकली दिख रहा है वो। पीडीएफ भी वर्टिकल है मतलब। तो पीडीएफ भी वर्टिकल है सर। यस सर अभी अभी सर? अभी सर कैसा है? अभी दिख रहा है कि नहीं सर? अभी भी नहीं हाड़ा ही दिख रहा है। आड़े दिख रहा है सर। कट रहा है क्या वो?
रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं ना बराबर सर। यस सर, अभी कैसे करूँ सर इसको? अभी सर? नहीं हो रहा सर। अरे कैसे करेंगे? रोटेशन तो चालू है सर। ऑटो रोटेशन बंद करके देखो 1 मिनट। ओके सर। ये पीडीएफ ही घुमा हुआ है। वर्टिकल में जैसा है वैसे ही जूम करके पढ़ाइए फिर। ऐसे ना, ऐसे जूम कर दो। वो घूमना चाहिए ना सर, घूम नहीं घूमना रहा है ना? चाहिए सर वो। यस सर, घूम नहीं रहा है। अभी तो ठीक है बंद आप कर दिया पढ़ाइए सर। चलिए। यस सर। नहीं हो रहा तो क्या करेंगे। हाँ सर। मनुष्य में लैंगिक प्रजनन, मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान में विसरण, बच्चों आकृति देख सकते हो आप लोग, इसमें विसरण है। वाहिनी, विभिन्न वाहिनी नलिकाएं हैं, ग्रंथियों से मिलकर बनता है। यह जो विसरण कोष में ये स्थित होता है। विसरणों में अनित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। आप देख सकते हो बच्चों, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है यह है विसरण कोष। विसरणों में पाई जाने वाली जनन उपकलाएं होती हैं। ये कोशिकाएं अर्धसूत्री, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्धसूत्र पद्धति द्वारा विभाजित होकर शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और अर्ध विसरण तथा शुक्र नलिकाओं द्वारा ये शुक्राणु क्या होते हैं बच्चों, आगे भेजे जाते हैं। आगे मतलब कहाँ भेजे जाते हैं? योनि के पास। शुक्राशय का स्राव सकलन ग्रंथि में होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि तथा काउपर ग्रंथि का स्राव मूत्र जनन नलिका में स्रावित होता है। तो बच्चों इस तरह क्या होता है, मनुष्य में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी शुक्राणु है वो क्या होते हैं, विसरण से निकल के योनि की तरफ जाती हैं। आगे देखो बच्चों, सभी स्राव तथा शुक्राणु मिलकर एक व्री बनाते हैं। ये व्री क्या होता है, सिसन के माध्यम से बाहर छोड़ा जाता है। बाहर मतलब बच्चों योनि की तरफ छोड़ा जाता है। आगे आपको बच्चों एक चीज जान के बहुत अजीब लगेगा, जानकारी बहुत रोचक जानकारी है कि जो अर्धविसरण कोशिका अर्धविसरण नलिका होती है उसकी लंबाई 6 मीटर होती है और एक शुक्राणु की लंबाई बच्चों 60 माइक्रोमीटर होती है। क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन है, पूछा गया था एक बार बोर्ड में कि शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना होगा कि शुक्राणु की लंबाई 60 माइक्रोमीटर होती है। इतने छोटे से आकार वाले शुक्राणु को पुरुष प्रजनन संस्थान के बाहर निकलने में लगभग 6.5 मीटर की लंबाई की दूरी तय करनी पड़ती है। शुक्राणु को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्री में क्या होता है, फ्रुक्टोज नामक शर्करा होती है। तो बच्चों ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि शुक्राणु के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें जो भी शर्करा बनती है वो कौन सी है, फ्रुक्टोज। आगे बच्चों जो सिसन के माध्यम से जो व्री छोड़ा जाता है वो कहाँ छोड़ा जाता है बच्चों, जो छोड़ा जाता है मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान में छोड़ा जाता है। आप देख सकते हो बच्चों इसमें योनि है, गर्भाशय है, अंडाशय है और अंडवाहक नलिका है। तो ये स्त्री प्रजनन संस्थान है। तो बच्चों ये पुरुष प्रजनन संस्थान और स्त्री प्रजनन संस्थान, इनके माध्यम से जो फलन होता है उस फलन के बाद ही क्या होता है बच्चों, युग्माणु का निर्माण होता है, एक छोटे से शिशु का निर्माण होता है। आगे हम बच्चों देखेंगे स्त्री प्रजनन में, स्त्री प्रजनन संस्थान में पाए जाने वाले सभी अंग अंडवाहक नलिका के उदर गुहा में स्थित होते हैं। इसमें अंडाशय की एक जोड़ी होती है, आप देख सकते हो बच्चों, अंडाशय की एक जोड़ी है, अंडवाहक नलिका की एक जोड़ी है, एक गर्भाशय है और एक योनि है। देख सकते हो बच्चों आप डायग्राम में, ये डायग्राम में यहाँ पे दिया गया है। ये इसमें दिया गया है बच्चों, देखो योनि, एक गर्भाशय, ये गर्भाशय में ही वो शिशु का निर्माण होता है और अंडवाहक नलिका की एक जोड़ी है और अंडाशय की एक जोड़ी है। आगे अंड नालिका के सिरे का एक भाग वायु कोशिका के जैसा होता है जिसके माध्यम से एक छिद्र होता है, उस छिद्र में ही अंड कोशिका वाहक नलिका में प्रवेश करती है। आप देख सकते हो बच्चों एक छोटा सा छेद होता है उसके अंदर, स्त्री प्रजनन संस्थान में, उसमें ही क्या होता है बच्चों, अंडवाहक नलिका उसके अंदर प्रवेश करती है। आगे बच्चों अगला टॉपिक है युग्माणु निर्माण। तो पुरुष प्रजनन संस्थान और स्त्री प्रजनन संस्थान के फलन के बाद इन दोनों में एक युग्माणु का निर्माण होता है और यह युग्माणु से क्या होता है बच्चों, एक शिशु का निर्माण होता है। तो युग्माणु निर्माण कैसे होता है बच्चों, तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, पिता का शुक्राणु और माता की अंड कोशिका दोनों ही अगुणित युग्मक होते हैं। दोनों अगुणित युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं।
पुरुष युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। ये बच्चों आपको जान के बहुत ही अजीब लगेगा, अच्छा लगेगा कि पुरुष जो मनुष्य है वो युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने शरीर के अंदर शुक्राणु उत्पन्न कर सकता है, परंतु स्त्री में प्रजनन संस्थान का कार्य रजोनिवृत्ति होने तक रुक जाती है। मतलब 45 साल के बाद तक, जब तक उसके अंदर डिंब होते हैं, डिंब का जब तक फलन नहीं होता है, उस फलन के 45 वर्ष के बाद उसका क्या होता है, वो बंद हो जाता है। युवा अवस्था में शरीर, स्त्री के शरीर से हर महीने अंडाशय से एक डिंब तैयार होता है, और यह डिंब हर स्त्री के शरीर में जन्म के समय से लेकर स्त्री के अंडाशय में 20 से लेकर 40 लाख अंड कोशिकाएं होती है, और हर अंडाशय को उत्पन्न कर सकती हैं, और 45 वर्ष के बाद ये डिंब क्या होते हैं, जो अंड कोशिकाएं होती है, इनका निर्माण होना बंद हो जाता है। तो बच्चों इसमें लिखा गया युग्माणु निर्माण, शुक्र कोशिका मतलब शुक्राणु और अंड कोशिका, ये दोनों ही युग्माणु अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होते हैं। पुरुष में विसरण में यौनावस्था से आगे मृत्यु तक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में से 2 से लेकर 4-10 लाख इतनी बड़ी संख्या में क्या होते हैं, डिंब होते हैं। और जब शुक्राणु और डिंब का फलन होता है, तो इस फलन के बाद ही क्या होता है, एक शिशु का निर्माण होता है। तो जिस टॉपिक का नाम है युग्माणु निर्माण। स्त्री में प्रजनन संस्थान के कार्य में रुक जाने के मासिक धर्म को बंद होना कहते हैं। समानता 45 से लेकर 50 वर्ष के दौरान स्त्री के शरीर में प्रजनन संस्थान के कार्य को नियंत्रित करने वाले संप्रेरकों का स्राव क्या होता है, रुक जाता है। अंडवाहक नलिका के आंतरिक पृष्ठ भाग पर रोमक होते हैं, और ये रोमक क्या होते हैं, अंड कोशिका को गर्भाशय की ओर धकेलते हैं, और जब वो गर्भाशय में जाते हैं तो 9 महीने के अंदर शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है, और 9 महीने के बाद वो शिशु क्या होता है, बाहर आता है, जिससे उसका क्या होता है, जन्म होता है। आगे बच्चों, ये फलन क्या होता है। समानता हर महीने में स्त्री के अंदर से एक अंड कोशिका से एक अंडाशय बारी बारी उदर गुहा में छोड़ी जाती है। शुक्राणु तथा डिंब का संयोग होकर एक युग्माणु का निर्माण होता है। इस निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम फलन कहते हैं। बच्चों एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, फलन किसे कहते हैं। शुक्राणु तथा डिंब का संयोग होने पर युग्मज का निर्माण होता है, और इस निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, इसी हम फलन कहते हैं। फलन मतलब निषेचन। मानव में जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ये आंतरभाग होती है, मतलब आंतरिक होती है। संभोग प्रक्रिया में योनि में से शुक्राणु जमा होते हैं, और व्री में से कई लाख शुक्राणु जमा होते हैं, और ये शुक्राणु क्या होते हैं, लाखों की संख्या में क्या होते हैं बच्चों, योनि मार्ग से गर्भाशय में जाते हैं, और गर्भाशय से क्या होते हैं बच्चों, अंड नलिका के मार्ग में तैरते हैं। और इन शुक्राणु में से केवल एक शुक्राणु, बच्चों लाखों निकलते हैं, मगर केवल एक शुक्राणु क्या होते हैं, डिंब से क्या करता है, फलन करता है, और जिससे क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है। तो देखो बच्चों लिखा गया है, संभोग के समय स्त्री के योनि मार्ग में व्री सक्रिय किया जाता है, और ये व्री क्या होता है, 10 लाख संख्या वाले शुक्राणु योनि मार्ग से गर्भाशय से और गर्भाशय से अंड नलिका इस मार्ग में सफर करते हैं, और उनमें से बच्चों केवल एक शुक्राणु क्या होता है, अंड नलिका में उपस्थित एक लौते डिंब का फलन करता है, और जिससे क्या होता है बच्चों, शिशु का निर्माण होता है। आप देख सकते हो बच्चों आकृति में अंड कोशिका दी गई है, एक अंड कोशिका है बच्चों, उसमें लाखों क्या है, शुक्राणु है, मगर इसमें कोई एक फलन होता है जिससे शिशु का निर्माण होता है। डायग्राम आप देख सकते हो बच्चों, स्त्री युग्म का डिंब और मनुष्य का शुक्राणु, ये दोनों फलन करने के बाद क्या बनते हैं, पुयुग्मक, और पुयुग्मक के बाद क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है। बच्चों की रोचक जानकारी है, क्या आप जानते हैं कि यौनावस्था से लेकर मासिक धर्म रुक जाने तक, मतलब स्त्री 10 से लेकर 17वें वर्ष से स्टार्ट होता है, 45 से 50 वर्ष तक हर महीने एक अंड कोशिका अंडाशय से बाहर निकलती है। अर्थात जब वो स्त्री को मासिक धर्म नहीं आता रुकने तक 2 से लेकर 4-10 लाख अंड कोशिकाओं में साधारणतः केवल 400 ही जो अंड कोशिका होती है वो क्या होती है, अंडाशय से बाहर निकलती है। बच्चों की सारी अंड कोशिकाएं क्या होती है बच्चों, नष्ट हो जाती है। तो ये सब एक रोचक जानकारी है स्त्री प्रजनन संस्थान में। मासिक धर्म, जिसको स्त्रियां अपने वर्ड में बोलते पीरियड आने तक, जब तक वो रुक नहीं जाता, उसकी आयु से कुछ अंतिम सालों में अंडाशय से बाहर निकलने वाले आने वाले डिंब 40 से लेकर 50 साल पुराने होते हैं। उनके विभाजन की जो क्षमता होती है धीरे धीरे कम हो जाती है, और कम होने के बाद उनका जो अर्धगोलसूत्री विभाजन होता है पूरी तरह से क्या होता है, बंद हो जाता है। ऐसे डिंबों में फलित होने से उससे तैयार होने वाले बालक क्या होते हैं,
दोष युक्त मतलब होता है थोड़े अपाहिज पैदा होते हैं, थोड़े डिसेबल्ड पैदा होते हैं। आगे बच्चों आप देख सकते हो मासिक धर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्त्री प्रजनन संस्थान में। मासिक धर्म क्या होता है बच्चों? जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि मासिक धर्म बच्चों ये हर स्त्री में होता है, जो हर महीने में आता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इस मासिक धर्म में यौनावस्था से बाद स्त्री के प्रजनन संस्थान में कुछ धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। जिस तरह जैसे जैसे स्त्री 10-12 वर्ष के आगे जाती है, तब उसके धीरे धीरे यौनावस्था स्टार्ट होता है, तब उस स्त्री के प्रजनन संस्थान में कुछ बदलाव आने लगते हैं। यह जो बदलाव होता है बच्चों, वह हर 28 से लेके 30 दिनों की समावधि के बाद पुनर्वृत्ति मतलब दोबारा दोबारा हर महीने ये रिपीट होती है। इसी पुनर्वृत्ति से होने वाले कुछ बदलाव को हम क्या कहते हैं, ऋतु चक्र, जिसे कहते हैं मासिक धर्म। ऋतु चक्र बच्चों यह एक प्राकृतिक क्रिया है। ये क्रिया कैसे होती है बच्चों? ये 4 संप्रेरकों द्वारा होती है। वे 4 संप्रेरक है पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये चारों जो संप्रेरक होते हैं, इनके माध्यम से ये मासिक धर्म होता है। और मासिक धर्म क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आगे पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के प्रभाव से अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से एक पुटिका का क्या होता है, डिंब के साथ विकास होना प्रारंभ होता है। यह विकसनशील पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेरक का श्रावण करती है और एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतः स्तर की वृद्धि मतलब पहले चक्र के समय से लेकर पुनर्निर्मित मतलब बाद के चक्र समय तक होती रहती है। धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है, डिंब का निर्माण होते रहता है। इस दौरान अंडाशय में बढ़ने वाली पुटिका का पूरी तरह वृद्धि हो जाती है और लुटिनाइजिंग संप्रेरक के सहायता से क्या होता है, प्रभाव से वो पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका क्या होती है, फुट जाती है और फुट के क्या होता है, डिंब से अंडाशय से बाहर आ जाती है। इसी को अंडोत्सर्जन कहते हैं, जिसको ओवुलेशन कहते हैं। और अंडाशय में फुटे पुटिका से पिंड पित्त पिंड बनते हैं। आगे ये पित्त पिंड जो होते हैं बच्चों, ये प्रोजेस्टेरोन संप्रेरक को स्रावित करते हैं और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतःस्तर की ग्रंथियां स्रावित होने लगती हैं, जिससे यह अंतःस्तर भ्रूण क्या रहता है। भ्रूण मतलब बच्चा छोटा सा शिशु। जब शुक्राणु पिता का शुक्राणु और माता का डिंब जब ये दोनों आपस में फलन करते हैं, तब भ्रूण के आरोपण के समय वो क्या होता है, पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो बच्चों इस तरह क्या होता है बच्चों, मासिक धर्म होता है। आप देख सकते हो बच्चों आकृति में मासिक धर्म के समय 4 ग्रंथियां बच्चों, पहला पिशिका ग्रंथि, दूसरा लुटिनाइजिंग ग्रंथि, फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो बच्चों ये पर डे ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते रहता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, ये आगे की तरफ बढ़ते जाता है। और ये बच्चों क्या होता है, 28वें दिन तक ये क्या होता है, रुक जाता है और 28वें दिन के बाद फिर ये अगले महीने फिर ये रिपीट होता है। तो इस तरह बच्चों ये प्रक्रिया चलती रहती है। आगे बच्चों हम देखेंगे, क्या आप जानते हैं बच्चों, युग्मक तैयार करने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या द्विगुणित मतलब 2n होती है, जिसमें से 22 जोड़ियां अलिंगी होती हैं। बच्चों हमको अपने माता से 23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र मिलते हैं। इन दोनों में से केवल जो 22 जोड़ियां होती है बच्चों, वो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। अलिंगी मतलब होता है जो हमको हमारे शरीर के रंग, आकार, कलर, बाल ये सबका आकार निश्चित करती है, जो हमें माता पिता से मिलता है। एक जो जोड़ी होती है बच्चों, लिंग गुणसूत्र होती है। उस लिंग गुणसूत्र से यह डिसाइड होता है कि पैदा होने वाला जो शिशु है, बालक, वह बालक है या बालिका, लड़का है या लड़की। अर्थात 44 प्लस XX, XX मतलब बच्चों लड़की, और या 44 प्लस XY, XY मतलब लड़का। यह जो कोशिकाएं होती है अर्ध गुणसूत्र विभाजन से विभाजित होती है, इसलिए युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित रहती है। अगुणित मतलब होता है 22 प्लस X या 22 प्लस Y। अगर X माता में और Y पिता में रहता है, अगर दोनों का संयोग होकर XY मिलेगा तो लड़का पैदा होगा, और अगर XX मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। आगे बच्चों एक जानकारी और आपके लिए, शुक्राणु में 22 प्लस X या 22 प्लस Y इन दो प्रकारों से तैयार होती है। तो हमारे जो पुरुष के अंदर जो शुक्राणु मिलता है उसमें 22 प्लस X, 22 क्या होता है बच्चों, अलिंगी गुणसूत्र, और यह 22 प्लस Y इन दो प्रकारों से तैयार होते हैं। और अंड कोशिका में केवल 22 प्लस X इस प्रकार की होती है। शुक्राणु तथा डिंब ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं अर्धगुणसूत्री विभाजन से तैयार होते हैं। शुक्राणु विसरण से, जब हमारे जो पुरुष प्रजनन संस्थान में जो विसरण होते हैं उसमें से शुक्राणु बाहर से
आने से पहले उसके अर्धगुणसूत्र विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, परंतु डिंब के अर्धगुणसूत्र विभाजन की प्रक्रिया अंडाशय से बाहर निकलने के बाद होती है, बाद ही अंड निलिका में फलन के समय पूर्ण होती है। तो इस तरह बच्चों इसके माध्यम से क्या होता है, युग्माणु का निर्माण होता है। बच्चों एक जानकारी आपको जान के बहुत अजीब लगेगा कि आजकल हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि इस दंपत को, स्त्री या पुरुष को लड़का होना या लड़की होना ये केवल एक पुरुष पर निर्भर होता है, स्त्री पर निर्भर नहीं होता है। कैसे बच्चों कि देखो दंपत का लड़का होना या लड़की होना यह पुरुष पर निर्भर इसलिए होता है, यह कथन पूरी तरह से सत्य है। देखो बच्चों इसमें क्या कहा जाता है कि शुक्राणु के समय पुरुष में दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो एक प्रकार का जो गुणसूत्र है वो एक्स है और पिता के अंदर जो दूसरा है वो क्या है, वाई है। और स्त्री में डिंब के समय ही केवल एक्स गुणसूत्र होता है। जिस प्रकार शुक्राणु डिंब का निषेचन करती है उसी प्रकार क्या होता है, संतान का लिंग निश्चित होता है। अगर फलन करते समय पिता के शुक्राणु में से एक्स और माता में से एक्स जाएगा, तब पैदा होने वाली जो शिशु है वो लड़की होगी। और पिता के अंदर से अगर वाई और माता के अंदर से अगर एक्स जाएगा तो जो पैदा होने वाला जो शिशु है वो क्या होता है, लड़का होता है। तो इस तरह लड़का और लड़की का क्या विभाजन होता है। तो बच्चों लड़का होना या लड़की होना ये पुरुष पर निर्भर होता है, ना कि स्त्री पर। परंतु हमारे आज समाज में ऐसा कहा जाता है कि मैं इसके लिए पूरी तरह से क्या है, स्त्री ही जिम्मेदार है। बच्चों ये गलत है, ये पुरानी प्रथाएं हैं, इसको हमें मानना नहीं चाहिए। हमारा साइंस कहता है कि लड़का होना या लड़की होना ये पुरुष पर निर्भर होता है, क्योंकि लड़का होने के लिए जो वायु गुणसूत्र होता है वह पुरुष के पास होता है, स्त्री के पास एक्स होता है, मतलब एक्स गुणसूत्र होता है। तो बच्चों वैसा कहा जाए तो लड़का होना या लड़कियां होना ये गलत प्रथा है। लड़कियां आज भी किसी भी दृष्टि से किसी भी लड़कों से कम नहीं है। लड़का या लड़की में भेद ना करते हुए उनमें समानता का व्यवहार करना चाहिए हमें। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, स्त्री भ्रूण की जो हत्या है उसके रोक लगानी चाहिए। स्त्री भ्रूण हत्या क्या होती है बच्चों, जो अजन्मी पुत्री होती है उसको मारना नहीं चाहिए। आज सोनोग्राफी से कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कानून के खिलाफ माना गया है, उनको बता देते हैं सोनोग्राफी के समय कि स्त्री के अंदर जो पैदा हो रही है वो लड़की है, मगर ऐसा करना एक गुनाह है। ये इसके लिए कानून बनाया गया है, कानून के अंतर्गत उसको जेल हो सकता है। और हमें हमें खुद को भी ऐसी जानकारी नहीं लेनी चाहिए सोनोग्राफी कराते समय की लड़का है या लड़की है। जो भी भगवान हमें देता है लड़का या लड़की उसको स्वीकार करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आज लड़कियां भी किसी भी लड़कों से कम नहीं है। तो इस तरह फलन की प्रक्रिया पूरी होती है बच्चों। आगे बच्चों देख सकते हैं हम लोग विकास और जन्म। अंड नलिका में फलन के बाद तैयार हुए युग्माणु का कई बार अर्धगुणसूत्र विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, भ्रूण बनता है। तो मैंने आपको पहले बोला भ्रूण मतलब छोटा सा शिशु। इस दौरान वह गर्भाशय की ओर जाता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद उसका अंकुरण होकर वह उसकी वृद्धि धीरे धीरे उस गर्भाशय में होती रहती है। गर्भाशय में हुई वृद्धि के समय भ्रूण को भोजन की आपूर्ति करने के लिए एक अपरा नामक अंग का निर्माण होता है। फलन होने के साधारण 9 महीने के बाद भ्रूण की पूरी तरह क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। आप देख सकते हो बच्चों डायग्राम में विकास और जन्म में पहला चौथा हफ्ता, 8वां हफ्ता, 12 हफ्ता, इस तरह 36 हफ्ते, 36 हफ्ते मतलब 9 महीने के पश्चात शिशु का पूरी तरह से जन्म हो जाता है और उस शिशु के अंदर उसके पूरी तरह से क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। तो देखो बच्चों क्या लिखा गया है, अंड नलिका में फलन के बाद तैयार हुए युग्माणु का कई बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे भ्रूण बनता है। इस दौरान वह गर्भाशय की ओर जाता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद उसका अंकुरण होकर आगे की वृद्धि मतलब विकास होता है। गर्भाशय में हुई वृद्धि के समय भ्रूण को, उस बच्चे को, छोटे से भ्रूण को जो भोजन की आपूर्ति होती है वह एक अपरा नामक अंग से होती है। फलन होने के साधारण 9 महीने के बाद उसकी पूरी तरह से क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। देखो बच्चों मैंने आपको बोला था, क्या आप जानते हैं किसी दंपत को लड़का होना या लड़की होना यह पुरुष पर निर्भर होता है। कैसे बच्चों, जब युग्माणु की निर्मित होती है तब पुरुष की ओर से लिंग गुणसूत्र मतलब एक्स या वाई गुणसूत्र अगली पीढ़ी में आता है और स्त्री की ओर से केवल एक्स गुणसूत्र आगे की पीढ़ी में आता है। आगे फलन के समय अगर पुरुष से एक्स गुणसूत्र आया तो लड़की होती है और अगर वाई गुणसूत्र आया तो लड़का होता है। अतः ये ध्यान में रखते हुए लड़की होने पर स्त्री को पूरी तरह से जिम्मेदार मानना उचित नहीं है। अतः हमें स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हम सबको मिलकर इसका प्रयास करना चाहिए। आगे बच्चों आप देख सकते हो पुरुष और स्त्री। शुक्र कोश का मतलब शुक्राणु, अंड कोश का मतलब होता है डिंब। तो पुरुष में बच्चों 22 + x
और 22+y, परंतु स्त्री में केवल 22+x। जब पुरुष में से x और स्त्री में से x आएगी तो लड़की पैदा होगी, और जब पुरुष में से y और लड़की स्त्री में से x आएगा और पुरुष में से y आएगा तब लड़का पैदा होगा। इस तरह बच्चों मनुष्य में लिंग निश्चित होती है, इस तरह लड़का या लड़की निर्धारित होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दंपत का लड़का होना या लड़की होना ये उसके पुरुष पर ही निर्भर होता है। ये क्वेश्चन आपसे कारण लिखो में पूछा जाता है कि दंपत को लड़का होना या लड़की होना या दंपत के पुरुष पर ही निर्भर होता है। आगे बच्चों, संतान प्राप्ति में कुछ बाधाएं निर्माण होती है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आजकल देखा जाए तो बच्चों अपने विश्व में 30% लोगों को ये समस्या होती है बच्चों। क्या क्या बाधाएं निर्माण होती है बच्चों? स्त्रियों के विषय में जो मासिक धर्म होता है, अगर उस स्त्री में जो पीरियड आता है, मासिक धर्म आता है, अगर उसमें अनियमितता या तो डिंब निर्माण बराबर से नहीं होता है, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसकी वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो सकती है। अंड नलिका में डिंब के प्रवेश को अगर फलन के बाद जब पुरुष के अंदर से जब शुक्राणु अंड नलिका में नहीं पहुंचते डिंब तक, रुकावटें आती है, तब संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं। गर्भाशय में गर्भरोपण की क्षमता होनी चाहिए। गर्भाशय जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी की थैली जो होती है, उसमें अगर गर्भरोपण की क्षमता नहीं होगी, उसकी कमी होगी, तब कहीं ना कहीं क्या होता है, संतान प्राप्ति में निर्माण होता है। बच्चों ऐसा नहीं है कि स्त्री की वजह से ही ऐसा होता है, कभी कभी पुरुष में भी ये सब निर्भर होता है। पुरुष में क्या होता है बच्चों, व्री में अगर शुक्राणु पूरी रूप से नहीं बनते, अगर उनका पूर्ण रूप से अभाव होता है, तब कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में बाधाएं पैदा होती है। शुक्राणु में विभिन्न दोष होते हैं, आदि कारणों से भी हो सकता है बच्चों। शुक्राणु में विभिन्न दोष आदि कारणों की वजह से भी संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चों कभी कभी स्त्री पुरुष फलन करते हैं, परंतु शुक्राणु अगर डिंब तक नहीं पहुंचता है, निषेचन नहीं होता है, तब तक वो युग्माणु का निर्माण नहीं होता है। तो कुछ कुछ बाधाएं होती हैं, मगर हाँ बच्चों इसका भी इलाज है, इसको भी डॉक्टर से कंसल्ट करके भी इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। आज ये जो समस्या है युग्माणु निर्माण का, प्रजनन की जो प्रक्रिया है, तो जो समस्या है उस सबका इलाज संभव है, परंतु आज हमारे यहाँ पे समाज में स्त्री पुरुष इसको बताने से हिचकिचाते हैं और इन समस्याओं को अपने अंदर ही रखते हैं, जिससे समस्या क्या होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और आगे ऐसे मुकाम तक पहुंच जाती है कि जब उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। परंतु ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें उचित डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज कराना चाहिए। तो बच्चों इस तरह ये जो टॉपिक था हमारा क्लोज होता है। तो बच्चों हम लोग ने आज पुरुष प्रजनन संस्थान पढ़ा, स्त्री प्रजनन संस्थान पढ़ा, हम लोग ने फलन पढ़ा, बच्चों हम लोग ने युग्माणु निर्माण पढ़ा, ऋतु चक्र जिसको बोलते हैं मासिक धर्म, एक छोटा सा बताता हूँ रिविजन में। मासिक धर्म बच्चों ये 4 संप्रेरक के माध्यम से होता है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है बच्चों। ये जो संप्रेरक है ये कुटिका ग्रंथि है, लुटिनाइजिन संप्रेरक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इस तरह से क्या होता है, ऋतु चक्र होता है। ऋतु चक्र बच्चों हर 28 से 30 दिन की अवधि में क्या होता है, पुनरावृत्ति होती रहती है। देखो बच्चों इस तरह फलन होता है। इस तरह देखो बच्चों एक अंडकोश का है और उसमें लाखों शुक्राणु उसमें आते हैं, और जिसमें से बच्चों लाखों शुक्राणु में से केवल एक शुक्राणु क्या होता है, फलन करता है डिंब के साथ, और इस तरह क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है बच्चों। इस तरह युग्माणु का निर्माण होता है। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था, पुरुष प्रजनन संस्थान और स्त्री प्रजनन संस्थान। अब आपको कुछ भी इसमें से, और बच्चों एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मनुष्य में जो लैंगिक प्रजनन होता है, इस लैंगिक प्रजनन में नर और मादा, जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर और मादा के संयोग से क्या होता है, स्त्री प्रजनन, नर और मादा के माध्यम से क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसमें मनुष्य में जो लैंगिक प्रजनन है बच्चों आप देख रहे हो, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्र नलिका, मूत्र जनन वाहिनी, आद्य विसरण, विसरण कोष, सीसन। बच्चों ये सीसन है ना, ये सीसन में से क्या होता है बच्चों, व्री बाहर आता है। और ये व्री क्या होता है बच्चों, ये व्री मनुष्य के अंदर शुक्राणु के माध्यम से बनता है। तो अगर मैं बोलूँ व्री कैसे बनता है, तो शुक्राशय का स्राव और प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, कॉर्पस ग्रंथि का स्राव, ये सब मूत्र जलिकाल में स्रावित होती हैं, और इन सभी स्रावों तथा शुक्राणु के मिश्रण से क्या होता है, व्री बनता है। और हमारे शरीर में अर्ध विसरण कोशिका की लंबाई 6 मीटर होती है, और शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है, 60 माइक्रोमीटर होती है। ये देखो बच्चों लिखा गया व्री, सभी स्राव और शुक्राणु मिलकर व्री तैयार करते हैं। ये व्री क्या होते हैं,
सिसन के माध्यम से बाहर छोड़ा जाता है। बाहर मतलब स्त्री के योनि में। आप देख सकते हो बच्चों, ये रहा बच्चों स्त्री की योनि में, और योनि में एक छिद्र होता है, और छिद्र से कहाँ जाता है बच्चों, गर्भाशय में जाता है, और गर्भाशय में अंड कोशिका से फलन होता है, और फलन के बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ये बच्चों जानकारी आपको इंपॉर्टेंट है। अर्धविसरण कोशिका की लंबाई 6 मीटर होती है, शुक्राशय की लंबाई 60 माइक्रोमीटर होती है। इतने छोटे आकार वाले शुक्राणु का पुरुष प्रजनन संस्थान के बाहर निकलने में लगभग 6.5 मीटर की लंबाई दूरी तय करनी पड़ती है। उसको बहुत ही ज्यादा शुक्राणु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा क्या होती है, व्री में फ्रुक्टोज नामक शर्करा होती है। ये रहा बच्चों स्त्री प्रजनन संस्थान। इसमें बच्चों एक जोड़ी अंडवाहक नलिका होती है, एक जोड़ी अंडाशय होती है, एक गर्भाशय होता है, और एक योनि होता है। तो पुरुष और स्त्री के युग्मक मिलने के बाद युग्माणु का निर्माण होता है। ये युग्माणु पिता के शुक्राणु तथा माता के अंडकोशिका दोनों के अर्धगुणसूत्री विभाजन से निर्मित होते हैं। और ये अर्धगुणसूत्री निर्माण होने के बाद ये जो निर्माण कब होता है, जब तक स्त्री के प्रजनन संस्थान में मासिक धर्म न रुक जाता है। मासिक धर्म रुक गया इसका मतलब वो औरत प्रेग्नेंट हो गई, मतलब उसके अंदर भ्रूण का निर्माण हो गया है। फलन तो बच्चों समानता, जैसे कि मैंने आपको बोला कि समानता हर महीने में एक अंड कोशिका से एक अंडाशय बारी बारी उदर गुहा में छोड़ा जाता है। बच्चों, उदर गुहा क्या होता है आप देख सकते हो बच्चों। उदर गुहा को ही बोलते हैं बच्चों, ये गर्भाशय दिख रहा है आपको, ये गर्भाशय को ही उदर गुहा बोलते हैं। इसमें से एक एक करके छोड़ा जाता है, और शुक्राणु तथा डिंब का संयोग होकर युग्माणु का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। फलन एक मार्क का क्वेश्चन आता है। संभोग के समय स्त्री के योनि मार्ग में व्री सक्रिय होता है। जब स्त्री और पुरुष आपस में संयोग करते हैं तो संयोग के समय स्त्री के योनि मार्ग से व्री सक्रिय होता है, और इस व्री में कुछ 10 लाख तक क्या होते हैं, तो उसमें अन्य नलिका में उपस्थित फलन स्त्री युग्म, पुरुष युग्म और कुयुग्म। आगे ये फलन कब होता है बच्चों, ये फलन यौनावस्था में मासिक धर्म रुक जाने तक साधारणतः 10 से लेकर 17 वर्ष और 45 से लेकर 50 वर्ष तक होता रहता है। हर महीने वो स्त्री क्या करती है, अपने अंदर से एक अंड कोशिका अंडाशय से बाहर निकलती है, और मासिक धर्म जब तक रुकता नहीं है तब तक 2 से लेकर 4-10 लाख अंड कोशिका साधारणतः क्या होते हैं, जिसमें से केवल 400 अंड कोशिका अंडाशय से बाहर निकलती हैं। बाकी बची हुई सारी अंड कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है। मासिक धर्म जब तक रुकता नहीं तब तक रुक जाने की आयु से लेकर अंतिम कुछ सालों में अंडाशय से बाहर आने वाले 40 से 50 साल पुराने हो जाते हैं, और उनके विभाजन होने की क्षमता क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए उनका गर्भगुटी विभाजन पूरी तरह से बंद हो जाता है, और इस तरह क्या होते हैं, फलित नहीं हो पाते। और अगर फलित होते भी है तो उससे बच्चों क्या होता है, बालक जो पैदा होता हो 2 शिफ्ट पैदा होता है, जिसको होते हैं डाउन संलक्षण, के डाउन संलक्षण। आगे ऋतु चक्र उस यौनावस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्थान में कुछ बदलाव आते हैं। इस बदलाव के कारण 28 से लेकर 30 दिनों की समाअवधि के बाद पुनर्वृत्ति होती है। इसी पुनर्वृत्ति के होने वाले बदलाव को हम ऋतु चक्र कहते हैं, जिसको कहते हैं पीरियड। और ये जो होता है बच्चों 4 संप्रेरक के द्वारा होता है। पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, लुटिनाइजिन संप्रेरक, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इस तरह बच्चों पुटिका ग्रंथि से प्रभाव से अंडाशय से पुटिका में से एक पुटिका डिंब का विकास करना प्रारंभ करती है। यह विकसनशील पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेरक का श्रावण करती है, और एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतःस्तर की वृद्धि या पुनः निर्मित के समय होती है। इस दौरान क्या होता है, अंडाशय में से बढ़ने वाली पुटिका की पूरी तरह वृद्धि होती है, और लुटिनाइजिन संप्रेरक के प्रभाव से क्या होती है, पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका क्या होती है, फुटकर डिंब क्या होता है, अंडाशय से बाहर आता है, और इसी को ओवुलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्जन कहते हैं। और अंडाशय में फुटे पुटिका से पित्तपिंड का बनता है। ये जो पित्तपिंड होते हैं बच्चे, ये प्रोजेस्टेरोन संप्रेरक का स्रावित करती हैं,
और प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतर स्तर की ग्रंथियां स्रावित होने लगती हैं, जिससे ये अंतर स्तर क्या होता है, भ्रूण के आरोपण के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। डायग्राम देख सकते हो आप लोग बच्चों मासिक धर्म का, जिसको ऋतु चक्र भी बोलते हैं। तो इस तरह कोशिका ग्रंथि प्रारंभ होती है, कोशिका ग्रंथि से पीरियड चालू होता है, अंडोत्सर्जन होता है, ओवुलेशन होता है, पिंड तक जाता है बच्चों। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के माध्यम से क्या होता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है और ये हर 28 से 30 दिन तक क्या होता है बच्चों, रिपीट होता है। आगे क्या आप जानते हैं, ये तो हमको मैं आपको बता ही दिया हूँ कि पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स। हमें अपने माता से और पिता से जो 46 गुणसूत्र मिलते हैं बच्चों, वो 46 जोड़ियां की जो गुणसूत्र होती है, उसमें से 22 जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ियां वो अलैंगिक होती हैं, और एक जो गुणसूत्र बच्चों लिंग होता है या लड़की। आगे क्या आप जानते हैं, शुक्राणु में से 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई इन दो प्रकारों से तैयार होते हैं। तो अंड कोशिका में केवल 22 प्लस एक्स या एक ही प्रकार की गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु और डिम्ब ये दोनों ही कोशिकाएं अर्ध गुणसूत्र विभाजन से तैयार होते हैं। शुक्राणु क्या होता है बच्चों, विसरण से बाहर आने से पहले ही उसके अर्ध गुणसूत्र विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, परंतु डिम्ब के अर्ध गुणसूत्र विभाजन की प्रक्रिया अंडाशय से बाहर निकलने के बाद ही अंडनिका में फलन के समय पूर्ण होती है। और इस तरह क्या होता है बच्चों, विकास और जन्म होता है। तो विकास और जन्म में क्या होता है बच्चों, अंडनलिका में फलन के बाद जो युग्माणु तैयार होते हैं उनका बार बार अर्ध गुणसूत्र विभाजन होता है, जिससे भ्रूण बनता है, और इस दौरान वह गर्भाशय की ओर जाता है। गर्भाशय आपको मालूम है उस स्त्री के प्रजनन संस्थान में पाया जाता है। गर्भाशय, उस गर्भाशय में पहुंचने के बाद उसका अंकुरण होता है, और अंकुरण होने के बाद उसका धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, विकास होता है। और उस भ्रूण को जो भोजन की आपूर्ति होती है वह एक अपरा नामक अंग से होती है, और फलन के साधारणतः 9 महीने के बाद वो भ्रूण की क्या होती है, पूरी तरह से वृद्धि होती है। बच्चों पूरी तरह से वृद्धि होती है मतलब उसके हाथ पैर उंगलियां हृदय ये सब उसके अंदर बन जाता है, आँख नाक बाल सब उसके अंदर आ जाता है, मतलब उसकी पूरी तरह से वृद्धि हो गई। आप देख सकते हो बच्चों डायग्राम में, चौथे हफ्ते में धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण हुआ। चौथा हफ्ता बच्चा मतलब पहला महीना, मतलब जब स्त्री को मासिक धर्म आता है और फलन के बाद जब अगले महीने उसको मासिक धर्म रुक जाता है, मतलब उसको वो लेडी क्या हो गई है, अपने अंदर गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण करना प्रारंभ करती है, जिसको हम बोलते हैं लेडी क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई। और ये धीरे धीरे प्रक्रिया 8 महीने 12 महीने 16 महीने 8 हफ्ते 12 हफ्ते 16 हफ्ते 20 हफ्ते 24 हफ्ते ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है, और 36 हफ्ते तक मतलब 9 महीने बाद वो भ्रूण पूरी तरह से क्या करती है, विकास कर लेती है। और उसका क्या होता है, वो विकास करके क्या होता है, 9 महीने बाद वो जो शिशु होता है वो क्या करता है, जन्म लेता है। और वो शिशु जन्म लेने के बाद वो लड़का है या लड़की है, वह केवल किस पर निर्भर होता है, पुरुष पर निर्भर होता है। क्योंकि पुरुष के अंदर जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों, लिंग गुणसूत्र की जो जोड़ियां होती है एक्स और वाई, वो पुरुष के अंदर पाया जाता है। स्त्री के अंदर तो जो लिंग गुणसूत्र की जोड़ियां होती है वो एक्स एक्स होती है। इसके लिए पुरुष ही उसका जिम्मेदार है, लड़का होना या लड़की होना। परंतु हमारे समाज में स्त्री को जिम्मेदार माना जाता है बच्चों, मगर स्त्री पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि साइंस कहता है कि उसके पास वो गुणसूत्र है ही नहीं, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र तो उसके पास एक्स एक्स होते हैं। वो जो लिंग गुणसूत्र है बालक के लिए, लड़के के लिए, वो केवल पिता के पास होते हैं, एक्स और वाई। परंतु बच्चों हमको ये सब चीज में नहीं मानना चाहिए, लड़का हो या लड़की होना ये सब भगवान पे निर्भर होता है बच्चों, मनुष्य पर निर्भर नहीं होता है। परंतु कहीं ना कहीं लड़कियां भी आज किसी भी दृष्टिकोण में पुरुष से कम नहीं है लड़कों से, इसलिए लड़का लड़की का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए उनके साथ। और इसलिए हमें सब साथ में मिलकर हम सभी को क्या करना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए कि इससे भ्रूण हत्या ना हो। इससे भ्रूण हत्या का मतलब क्या होता है बच्चों, जो पुत्री जन्म नहीं ली है उसको मारना नहीं है, इसको कहते हैं इससे भ्रूण हत्या, इससे हमें रोकना चाहिए। तो इस तरह बच्चों शुक्र कोशिका और अंड कोशिका दोनों का फलन होने के बाद लड़का और लड़कियां प्रारंभ होती है। बच्चों कभी कुछ बहुत शादी होने के कुछ 2 साल 4 साल 5 साल बाद भी पुरुष और माता पिता को बच्चे नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह होती है, उनमें कुछ बाधाएं निर्माण होती है बच्चों संतान प्राप्ति में। कुछ कारण होते हैं स्त्रियों के अंदर, जैसे स्त्रियों में पीरियड मासिक धर्म जो होता है वो बराबर टाइम पे नहीं आता है, उसको अनियमितता बोलते हैं। उनके स्त्री के अंदर डिम्ब का निर्माण में अवरोध उत्पन्न होता है।
अंड नलिका में डिंब प्रवेश ही नहीं कर पाता, वहां तक रुकावट लेता है। दूसरा दिया गया गर्भाशय में जो स्त्री की जो गर्भाशय होती है स्त्री प्रजनन संस्थान में, उसमें गर्भ रोपण की अगर क्षमता नहीं होगी तब तक वो उसके अंदर शिशु का जन्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्त्री के अंदर बाधाएं पैदा करती हैं संतान प्राप्ति के लिए। परंतु बच्चों इसका इलाज है, डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें डॉक्टर को बताना चाहिए और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। ऐसे जरूरी नहीं बच्चों की स्त्री ही इसकी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं पुरुष भी इसके जिम्मेदार है। व्री में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव होता है, उस पुरुष के अंदर व्री जो बनता है, व्री में जो शुक्राणु होता है अगर वो पूरी तरह से नहीं बनता, उसका अभाव होता है, तब कहीं ना कहीं क्या होता है, फलन के बाद उस विसरण से जो शुक्राणु निकलते हैं वो स्त्री के योनि में मार्ग से गुजरते समय डिंब तक पहुंचते ही नहीं। जब शुक्राणु डिंब तक पहुंचेंगे ही नहीं, जब कम मात्रा में शुक्राणु निकलेंगे, जैसे कि हम बच्चे जानते हैं कि फलन के बाद पुरुष के अंदर से 2 से लेकर 10 लाख तक शुक्राणु निकलते हैं और उस शुक्राणु में केवल एक शुक्राणु क्या होता है, डिंब से फलन करता है। परंतु अगर उस पुरुष में शुक्राणु कम संख्या में होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो डिंब तक नहीं पहुंच पाते, तब उसकी वजह भी होती है कि क्या होता है, संतान प्राप्ति नहीं होती है। बच्चों कभी कभी शुक्राणु में विभिन्न दोष भी पैदा होते हैं, इन वजह से भी क्या होता है, संतान प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। आपको मालूम बच्चों शुक्राणु की संख्या कब कम होती है पुरुष के अंदर, जब वह पुरुष कोई नशा करता है। अगर वह पुरुष स्मोकिंग करता है, कोई नशा करता है, तब उसके अंदर शुक्राणु पूरी तरह से बनते नहीं, और जब शुक्राणु पूरी तरह से बनेंगे नहीं तो फलन के बाद क्या होगा, वो स्त्री के डिंब तक पहुंचेंगे ही नहीं, स्त्री के अंड कोशिका तक। और जब अंड कोशिका तक वो शुक्राणु पहुंचेगा ही नहीं, तब कहीं ना कहीं संतान पैदा होने में भी रुकावटें आ सकती है। परंतु बच्चों हमको इन रुकावटों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, इसके लिए हम क्या इसका इलाज कराना चाहिए, इसके लिए गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका पूरी तरह से इलाज करना चाहिए। कुछ महीनों बाद इलाज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, संतान प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नशा, जो भी पुरुष नशा करता है उसको नशा क्या करना चाहिए, छोड़ना पड़ेगा, नशा नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह बच्चों क्या होता है, स्त्री और पुरुष प्रजनन संस्थान के माध्यम से फलन होता है और फलन के माध्यम से शिशु का जन्म होता है और शिशु का क्या होता है बच्चों, विकास होता है। और इस विकास के माध्यम से क्या होता है बच्चों, एक शिशु क्या होता है, दुनिया में जन्म लेता है। तो इस तरह बच्चों ये प्रक्रिया पूरी तरह से होती है। आगे बच्चों प्रजनन और आधुनिक तकनीकी, ये टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जितना भी मैंने आपको टॉपिक बच्चों पढ़ाया है, अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस बच्चों बोलो। हेलो दिनेश सर, दिनेश सर बोलो बच्चों। यस बच्चों बोलो। कोई क्वेश्चन? यस सर। बच्चों कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? इमदादुल्ला माइक चालू करो। हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते बेटा, बोलो। सर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है, ये तो पता है, लेकिन समसूत्री वो वनस्पतियों में होती है, इसमें अंतर यस क्या है? बेटा, समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर क्या है बच्चों? तो समसूत्री विभाजन होता है उसमें जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। परंतु जो बच्चों अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है बच्चों, आधी हो जाती है। और समसूत्री विभाजन में 2 संतति कोशिका निर्मित होती है, परंतु अर्धगुणसूत्री विभाजन बच्चों 4 संतति कोशिका निर्माण होती है। समसूत्री विभाजन में बच्चों 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक होता है पूर्वावस्था, एक होता है मध्य अवस्था, एक होता है पार्श्व अवस्था, एक होता है अंत अवस्था। परंतु बच्चों जो अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है उसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है भाग 1 और एक होता है भाग 2। और इस भाग 1 और भाग 2 में प्रत्येक भाग में ना वो चारों अवस्था फिर से होती है। कौन सी अवस्था?
पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था। बच्चों समसूत्री विभाजन में जो पूर्वावस्था की जो कालावधि होती है वो अधिक नहीं होती है, परंतु अर्धगुणसूत्री विभाजन में जो कालावधि होती है वो अत्यधिक समय तक होती है। समसूत्री विभाजन में जो बच्चों गुणसूत्र होते हैं उसमें जो जनुकीय पुनः संयोग नहीं होता है, परंतु अर्धगुणसूत्री में क्या होता है, जनुकीय संयोग होता है, पुनः संयोग पाया जाता है। सर संकलन क्या होता है सर? और संकलन मतलब होता है बच्चों अपने पुरुष के अंदर से शुक्राणु जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो उसको संकलन कहते हैं। जब पुरुष के शिशन से पुरुष जो पुरुष होता है उसके जो संस्थान में से शिशन में से जो व्री निकलता है बच्चों, कोई चीज जब निकलती है ना उसको बोलते स्खलन होना। ठीक है सर, हो गए सर। यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर।